भैया सभी लोगों को नमस्कार। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग नलनी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मित्रों, मैं क्षमा चाहूँगा, 2 दिन मैं आपसे जुड़ नहीं पाया। 2 दिन कुछ व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण मैं आप लोगों से जुड़ नहीं पाया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और टेस्ट पेपर भी मैं नहीं भेज पाया, मैं घर पर था नहीं। तो आज से फिर जो भी गैप हुआ है 2 दिन का, वो कल तक पूरा हो जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। तो आज हम लोग कुछ एंटनी और क्लियोपेट्रा के बचे हुए कोट्स थे जो उस दिन नहीं हो रहे थे, तो मैंने उसको बोर्ड पर लिख दिया है और आप उसको नोट कर लें। साथ में इस पर जो है डिस्कशन भी होता चले। एज कैन नॉट वेदर हर नॉर कस्टम स्टील हर इनफाइनाइट वेराइटी। Other women cloy the appetite they feed, but she makes hungry whereupon she feeds. मतलब समझ में आ गया होगा। स्टेटमेंट है एनोबार्बस का और क्लियोपेट्रा के इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ ब्यूटी के बारे में चर्चा करता है कि एज कैन नॉट वेदर हर। क्लियोपेट्रा वो शख्सियत है जिसके ऊपर उम्र का प्रभाव नहीं पड़ सकता। और मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति समय के साथ अपना ग्रेस, अपना आकर्षण, अपना ग्लैमर खोता चला जाता है। लेकिन एनोबार्बस कहता है कि ऐसा लगता है कि उम्र का कोई भी प्रभाव क्लियोपेट्रा पर बेअसर रहेगा। नॉट कस्टम स्टेल, स्टेल कहते हैं बासी होने को। जैसा कि ये दुनिया की परंपरा है कि समय के साथ प्रत्येक व्यक्ति अपना सौंदर्य, अपना ग्लैमर, अपना आकर्षण, ग्रेस खोता चला जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि क्लियोपेट्रा के संबंध में ये सब सारी चीज़ें स्टेल हैं, यानी बाशी हैं, अर्थात इनफेक्टिव है। हर इनफाइनाइट वैरायटी, उसका जो असीम, वैरायटी कहते हैं विभिन्नता को, जो असीम विभिन्नता है। और वैरायटी शब्द का शेक्सपियर क्लियोपेट्रा के लिए इसलिए प्रयोग करता है कि आपने संस्कृत में एक सुना होगा, शायद बाणभट्ट ने कहा है कि क्षणे क्षणे की जन्नवतामुपैति तदैव रूपम रमणीयताया। जो प्रतिपल परिवर्तनशील हो, प्रतिपल परिवर्तित हो, बदलता रहे, जिसमें वैरायटी हो, जिसमें निरंतर्य हो, परिवर्तनशीलता हो, वास्तव में उसी का नाम सौंदर्य है। तो क्लियोपेट्रा के इनफाइनाइट वैरायटी को कभी भी स्टेल नहीं किया जा सकता। अदर वीमेन क्लाई द एपेटाइट दे फीड। दुनिया की जितनी भी औरतें हैं, मनुष्य की वासना को, वासना की भूख को तो शांत कर सकती हैं, बट शी मेक्स हंग्री व्हेरेअपॉन शी फीड्स। लेकिन क्लियोपेट्रा वो औरत है जो मनुष्य की वासना को और भड़काती चली जाती है। जितना ज़्यादा वह फीड करती है, अर्थात प्रदान करती है, उससे ज़्यादा की कहीं मांग व्यक्ति के भीतर पैदा कर देती है। दूसरा स्टेटमेंट है द बर्ड से सैट इन लाइक ए बर्निश्ड थ्रॉन ऑन द वाटर, कि जिस बजरे पर क्लियोपेट्रा बैठती थी, ऐसा लगता था जैसे चमकता दमकता कोई सिंहासन नील नदी के पानी पर रखा हो। पूप वॉज बीटन गोल्ड, जहाज का जो अगला हिस्सा होता है, पानी की नाव का जो अगला हिस्सा होता है, उसको पूप कहते हैं। और जिस पानी के बजरे पर, जिस बजरे पर बैठती थी क्लियोपेट्रा, उसका जो अग्रिम भाग था, अगला हिस्सा था, बीटन गोल्ड, वह शुद्ध सोने का मढ़ा हुआ था। ये भी स्टेटमेंट है एनोबार्बस का। अलैक, अफसोस, आवर टॉरेंट मून इज नाउ एक्लिप्स्ड। टॉरेंट कहते हैं फुल मून को। ये लगता है कि पूनम का चांद एक्लिप्स्ड, तो आप जानते हैं एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण लग जाना, कि क्लियोपेट्रा का चेहरा उतरा हुआ है। पहली
लड़ाई में जब भाग गई थी और उस पराजय के कारण एंटनी नाराज है, तो उदासी में डूबा हुआ क्लियोपेट्रा का चेहरा उसकी तुलना चांद से करता है कि अवर टेरेंट मून इज नाउ एक्लिप्स्ड, अरे ये पूनम का चांद जैसा चेहरा मानो ग्रहण लगा हुआ है, मुरझाया हुआ है। इट पोर्टेंट्स अलोन द फॉल ऑफ एंटनी, और ये निश्चित रूप से संकेत देता है एंटनी के पतन का। अर्थात मैं युद्ध में अगर पराजित हूँ तो मुझे कोई अफसोस नहीं, लेकिन क्लियोपेट्रा के चांद जैसे मुखड़े पर किसी भी उदासी का चिन्ह अगर मुझे दिखाई देता है तो यह मेरी सबसे बड़ी पराजय है, एंटनी का स्टेटमेंट है। और दिस फाउल इजिप्शियन हैज बिट्रेड मी, ये फाउल, फाउल कहते हैं गंदे को, इजिप्शियन, फाउल इजिप्शियन किसके लिए आया है, ये प्रश्न पूछा गया है डियर। तो फाउल इजिप्शियन क्लियोपेट्रा के लिए आया है कि दिस फाउल इजिप्शियन हैज बिट्रेड मी, ये गंदी इजिप्शियन औरत ने मुझे धोखा दिया है, एंटनी का स्टेटमेंट है। ऑल स्ट्रेंज एंड टेरिबल इवेंट्स आर वेलकम, क्लियोपेट्रा का स्टेटमेंट है। अब जितनी भी विचित्र और भयानक घटनाएं हैं उन सभी चीज़ों का मैं स्वागत करती हूँ, बट कंफर्ट्स बी डिस्पाइज्ड, लेकिन जितने भी तरह के आराम हैं, सुख सुविधाएं हैं, राहत है, सांत्वना है, अब वो मेरे लिए घृणा की चीज हो चुकी हैं। आवर साइज ऑफ सारो प्रोपोर्शन टू आवर काज, साइज ऑफ सारो, हमारे दुख का जो आकार है ये प्रोपोर्शनेट है, ठीक उसी अनुपात में है। एंड ये थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम एकदम से चला गया था। हेलो, एकदम से नेटवर्क चला गया था। सारे लोग जुड़ गए हैं? बोर्ड क्लियर दिख रहा है कि नहीं? ये आप लोगों ने नोट कर लिया है? हेलो, नोट हो? बेटा ऐसा है, स्क्रीन शॉट जो है जा सकता है, स्क्रीन शॉट भेज देना। ये कोई स्पीड क्या है? स्पीड तो सही है। चलो ठीक है, नोट कर लें तो फिर जो है मुझे बता दें, मैं आगे। ये स्क्रीन शॉट ले लेना। चलो ठीक। नेक्स्ट कोटेशन है डियर, ब्राइट डे इज डन, bright day is done and we are for the dark. ये भी स्टेटमेंट है एंटनी का। जीवन के जो सुहाने दिन थे वो समाप्त हो चुके और जीवन में अंधकार में दुख की घड़ियां जो हैं अब शुरू हो चुकी हैं। और लास्ट है, साउसी लिक्टर्स विल कैच अस, साउसी लिक्टर्स विल कैच अस like his trumpet is called.
like his trumpet is called, rhymers will ballad us out of tune. Rhymers will ballad us out of tunes. The quick comedian is temporarily extemporarily. The quick comedian extemporarily will stage us every time Antony will be presented as drunk. Antony will be presented as drunk and present our Alexandrine glory. ये क्लियोपेट्रा की सॉलिलोक्वी है। हाँ, अच्छा, ठीक। नोट कर लें। हेलो, मतलब समझ में आ गया है आप लोगों के कि नहीं? हेलो, एक बड़ा इजी सा है। साउथ सी लिफ्टर्स विल कैच अस लाइक हिज ट्रम्पेट इज कॉल्ड। साउथ सी कहते हैं धृष्ट, अड़ियल, बेहूदी किस्म के जो लड़के हैं वो हमें किसी आवारा बच्चलन औरत की तरह से पकड़ लेंगे। राइमर्स विल बैलड अस आउट ऑफ ट्यून। और जो घटिया दर्जे के कवि हैं वो हमारे जीवन गाथा के ऊपर बैलड लिखेंगे, लेकिन वो बेसुरे, आउट ऑफ ट्यून का मतलब होता है बेसुरे, बेढंगे, बेहुदे। बैलड लिखेंगे हम लोगों के ऊपर, यानी कि एंटनी और क्लियोपेट्रा के ऊपर। द क्विक कॉमेडियन, घटिया दर्जे के जो सुखांत नाटक लिखने वाले कॉमेडियन लोग हैं। एक्सटेम्पोरेरी का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन के ऊपर मंचन करेंगे। एवरी टाइम एंटनी विल बी प्रेजेंटेड एज ड्रंक। और हर बार जब उस नाटक को दिखाया जाएगा तो स्टेज के ऊपर एंटनी को एक ड्रंकार्ड के रूप में, एक मदिरा पीने वाले के रूप में जो है प्रस्तुत किया जाएगा। और इस तरह से हमारी अलेक्जेंड्रिया की जो ग्लोरी है, जो वैभव हो, उसको जो है घटिया दर्जे से पेश किया जाएगा। तो ये हो गया आपका एंटनी और क्लियोपेट्रा का। आगे हम लोग चलते हैं हेमलेट के ऊपर।
डियर हेमलेट जो है द मच डिस्कस्ड and most philosophical हाँ जी and the most philosophical प्ले साथ में लॉन्गेस्ट प्ले भी है। जहां तक इसके सोर्स की बात है शेक्सपियर हैज टेकन the theme of Hamlet from Saxo Grammaticus the saga of Danish king the saga of Danish kings एक्चुअली ये डेनिश क्रॉनिकल है। शेक्सपियर ने हेमलेट के थीम सैक्सो ग्रामेटिकस नाम के इतिहासकार जिसने लिखा था द सागा ऑफ डेनिश किंग्स, डेनिश के राजाओं का इतिहास। और दूसरी बात है द फैक्ट ऑफ सागा ऑफ डेनिश किंग। इन फैक्ट ये नोट में रखिएगा, इन फैक्ट द सागा ऑफ डेनिश किंग is a part of Historia Danica. The first edition published in 1540 Belfast wrote Historia Tragic which was translated by unknown Italian writer published in 1570, but the most part of
शेक्सपियर्स हैमलेट is taken from Saxo Grammaticus work. नोट कर लें, जहां तक हैमलेट के सोर्स की बात है, शेक्सपियर ने इसे सैक्सो ग्रामेटिकस की रचना द सागा ऑफ डेनिस किंग से लिया है और द सागा ऑफ डेनिस किंग इज ए पार्ट ऑफ हिस्टोरिका डेनिका. हिस्टोरिया डेनिका मीन्स द हिस्ट्री ऑफ डेनिस, द हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क, जिसका पहला संस्करण 1514 में पब्लिश हुआ था. बाद में बेल फॉरेस्ट नाम के एक फ्रेंच राइटर ने हिस्टोरिया ट्रेजिक ऑफ एमलेथ, इसमें छूट गया, हिस्टोरिया ट्रेजिक ऑफ एमलेथ, बेल फॉरेस्ट ने ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ हैमलेट, एमलेथ, हैमलेट को एमलेथ लिखा है उसने, हैमलेट का दुखांत इतिहास, और इसको एक अज्ञात इटालियन राइटर ने फिर ट्रांसलेट किया था फ्रेंच में, इटली में, और जिसका अंग्रेजी संस्करण 1570 में प्रकाशित हुआ था. लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि हैमलेट की ज़्यादातर जो मुख्य घटनाएं हैं वो सैक्सो ग्रामेटिकस की रचना द सागा ऑफ डेनिस किंग से लिया गया है. इसको नोट कर लें, फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की चर्चा कर लें. और हाँ, इसके जो 7 फेमस सालिलोक्य हैं मैं लिख करके आपके पास भेज दूंगा. इसको लिखने में बड़ा समय लगेगा. कितने मिनट बचे हैं? 1 मिनट. चलिए ठीक है, तो मैं सोर्स और कैरेक्टर और साथ में जो इम्पोर्टेंट कोट्स हैं उसको मैं लिख करके आपके पास सेंड कर देता हूँ और कल उसको समझा भी दूंगा, डिस्कस भी कर लिया जाएगा. तो आज इतना ही मित्रों, थैंक यू वेरी मच.